नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नए इनकम टैक्स बिल 2025 का रिवाइज्ड वर्जन संसद में पेश किया, जो मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इस बिल में कई सारे नए बदलाव किए गए, जिनका असर आम टैक्स पेयर्स पर भी पड़ेगा। तो आज के मनी सेंट्रल में इन बदलाव को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की, यानी ओपीएस की। मोदी सरकार ने संसद में ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब ओपीएस की बहाली को लेकर सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि ओपीएस को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। क्या पुरानी पेंशन योजना अब सपना रह गया? क्यों सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम से कन्नी काट रही है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे कार डिस्काउंट्स की। अगर आप नई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए सबसे बेहतर मौका हो सकता है। असल में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जबरदस्त डिस्काउंट्स दे रही। मारुति की अल्टो, हुंडई की क्रेटा, टाटा सफारी से लेकर महिंद्रा XUV 700 तक हजारों नहीं बल्कि लाख, 1.5 लाख तक का डिस्काउंट दे रही। क्यों मिल रही है इतनी छूट? कौन कौन सी कारों पर कितना ऑफर मिल रहा है? सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल का नया वर्जन आज लोकसभा में पेश किया। इसमें वैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया। सरकार ने पिछले हफ्ते इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया था। यह बिल 13 फरवरी को पेश किया गया था, जिसका मकसद 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलना था। बिल वापस लेने की वजह को लेकर जब वित्त मंत्री से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सुझाव मिले हैं जिन्हें शामिल करना जरूरी है ताकि कानून का सही मतलब समझ में आए। ड्राफ्टिंग में कुछ गलतियां हैं, वाक्यों को ठीक करना है और कुछ बदलाव करने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वाले बिल को इसलिए वापस लिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? इसको हम आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले जब सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि जो इनकम टैक्स बिल है उसको वापस लिया जा रहा है, उसको फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब एक खलबली सी मच गई और इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे कि क्या जो सरकार ने फरवरी में जब बजट पेश किया था, जब उसमें 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात कही थी, तो क्या वो इनकम टैक्स छूट सरकार वापस लेने जा रही है इतनी जल्दी? तो ये एक बड़ा कहें कि विवाद पैदा करने की कोशिश की गई और एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। तो क्या सर वाकई में ये छूट वापस हो जाएगा? नहीं, छूट वापस नहीं हो रही, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इस तरह का कोई ना तो प्रस्ताव इस बिल में है, ना और कोई ऐसी बात है कि सरकार 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट को वापस लेना चाहती है। जो कुछ सुधार होने थे इस टैक्स बिल में, जो जैसा आपने बताया कुछ सिफारिशें जो आई हैं स्थायी समिति की, उन सिफारिशों को इसमें एकोमोडेट किया जाना था, शामिल किया जाना था, और इसलिए ये पूरा बिल जो है वो एक बार वापस लिया गया और उसमें फिर वो करके वापस पेश किया गया इसको। जी। प्रवीण सर, इसका मकसद हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या कहा जा रहा है कि आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, ये एक अहम मकसद था या कुछ और थी वजह से? नहीं, बिल्कुल। देखो, इस चक्कर क्या है कि इनकम टैक्स के कानूनों को लेके जो लिटिगेशन है, दरअसल वो एक बहुत बड़ा मसला था। लंबे चौड़े विवाद, CBDT वर्सेस जो आम लोग जिनके साथ टैक्स डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे। सरकार एक तो कानूनी जो विवाद हैं उनको कम करना चाहती थी, और सरकार का लगातार एक नारा रहा एक वो कि विवाद से विश्वास की तरफ बढ़ने का। उसमें आपको एमनेस्टी स्कीम भी सरकार ने लॉन्च की कि आप अपने जो अनडिस्क्लोज्ड आपके इनकम हैं, एसेट्स हैं, उनको डिस्क्लोज कर दीजिए और उसमें जो टैक्स बनता है वो दे के आप उससे उस दायरे से बच सकते हैं। तो अब इससे जुड़ी तमाम चीज़ों को, भाषा को सरल करने का, आम आदमी की समझ में ही नहीं आती कौन सी चीज़ क्या है। फिर एक मसला था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का। असेसमेंट ईयर जो है वो पीछे का था, फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें आप बैठे हैं।
अब उसको बदल के टैक्स ईयर कर दिया गया। तो कुछ पॉइंट्स है सर मेरे पास, वो मैं बता रहा हूँ कि अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा सर। बिल्कुल गैर जरूरी और जो कहा जा रहा है कि विरोधाभासी प्रावधान है उनको हटाकर मुकदमों की जो संभावनाएं हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। सीबीडीटी को डिजिटल युग के अनुसार नियम बनाने के लिए ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और नया कानून जो है 536 धाराओं और 16 शेड्यूल में कहा जा रहा है कि बनाया जाएगा। भाषा सरल होगी ताकि आम आदमी की समझ को और बेहतर किया जा सके। अब कुछ और एक अहम बदलाव है सर, उस पर भी बात करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि टैक्स रिफंड में लचीलापन लाया जाएगा, जैसे देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को भी रिफंड का जो अधिकार जो है वो मिलेगा। ये भी एक प्रोसेस था सर, इसको भी लेकर बड़ा असमंजस रहता था। कहा जाता था कि आप फाइल कीजिए, फिर उसका क्लेम कीजिए, तब फिर वापस पैसा आएगा, फिर वो वापस पैसा लाने के लिए फिर आपको ना समय दिन तारीख देखते रहना पड़ता था, कब आएगा मेरा रिफंड। तो इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश की जाए तो एक अच्छा कदम माना जाए। हाँ, देखिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस बात को बहुत आसान किया है, इस कोशिश को, कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आपका रिफ़ंड उस वहाँ पे बन रहा है तो वो कम से कम वक्त में आपको 60 से 90 दिन के भीतर आपको मिल जाए। और कई मामलों में ऐसा हुआ है कि इधर आपने रिटर्न फाइल किया है और आपको मतलब 1 हफ्ते के भीतर आपका पैसा रिफ़ंड आ गया है। तो उस प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है और उस चीज़ को भी, और जो लचीलापन है जो रिफ़ंड की प्रक्रिया है उसको और आसान और जल्दी करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। जल्दी से जल्दी टैक्स रिटर्न वेरीफाई हो सकें, एक्नॉलेजमेंट मिल सके और आपका जो रिफंड है वो वापस मिल सके, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिविडेंड जी लंबा चौड़ा लिस्ट है सर, लेकिन मोटा मोटी हम आपसे समझना वही चाह रहे थे। खाली मकान पर टैक्स राहत की भी बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि सिर्फ काल्पनिक किराए पर जो टैक्स लगाने का प्रावधान उसको खत्म किया जाएगा। नोशनल रेंट कि आपका साहब घर है, इस घर पे इतना टैक्स बन सकता है, उस इलाके टैक्स का मतलब इतना किराया वहाँ पे चल रहा होगा किसी इलाके में, उस हिसाब से आपको उस किराए की 12 महीने की मल्टीप्लाई करके आप पे ये टैक्स बन सकता है। तो वो भी अगर किराए का पे घर आपने नहीं दिया, खाली पड़ा हुआ घर, तो अब सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। ये भी एक बड़ा कदम है जी। और पेंशन लाभ का विस्तार भी है, ये भी एक अहम पॉइंट है। कहा जा रहा है कि गैर कर्मचारी भी कम्यूटेड पेंशन कटौती का लाभ जो है वो ले सकेंगे। तो तमाम तरह की चीज़ों बिल्कुल, एक पीएफ निकासी का भी, पीएफ विड्रॉल के भी नियमों को आसान बनाने की बात अब इस बिल में भी उसको शामिल किया गया है। जी, इससे अच्छी खासी राहत मिलने वाली सर आम लोगों को। बिल्कुल, अब देखिए उसको कोर्ट के फॉर्म में डाल दिया गया, मतलब नियमों की शक्ल में डाल दिया गया। सरकार तो उस तरफ से काम कर ही रही है। चाहे आप पीएफ की चीज़ों को देख लीजिए, आपके पीएफ विड्रॉल को लेके सरकार ने जितने रिफॉर्म किए हैं हाल के वक्त में, उतना लंबे वक्त में दिखाई नहीं दिया कभी। तो वो रिफॉर्म तो सरकार अपने एंड पे कर ही रही है, चाहे डिजिटाइजेशन के फॉर्म में हो, चाहे बाकी चीज़ों के हो। अब उनको कोडिफाई करके आपके टैक्स बिल में डाल दिया गया। सबसे बड़ी राहत ये रही सर कि जो संशय था कि मान लीजिए कि 1275 तक अगर आपकी इनकम है, सैलरीड क्लास से हैं, तो अगर आपको टैक्स जो छूट का लाभ मिल रहा है वो शायद ना मिलता हुआ दिखे, तो उस पर पिक्चर जो है क्लियर होती हुई। वो एक विवाद पैदा, असल में जो मैंने अभी पहले भी कहा कि वे एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई कि इनकम टैक्स बिल को सरकार ने वापस लिया है। इसका मतलब क्या ये है कि सरकार 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट जिसका ऐलान सरकार ने किया था, क्या उससे पीछे हटने जा रही है जी। और ये होता नहीं किसी भी कीमत पे। जिस चीज़ को सरकार ने फरवरी में लॉन्च किया, जिसको लेके सरकार की बड़ी वाहवाही हुई, बजट को लेके बहुत तारीफें हुई कि बहुत अच्छा बजट बनाया, आम लोग जो परेशान थे टैक्स के बोझ से उनको राहत दी। तो क्या ऐसा हो सकता था कि सरकार उसको ऐसे वक्त पे वापस ले ले, जबकि अभी बिहार के चुनाव होने हैं और देश भर में चुनावों का खैर सिलसिला चलता ही रहता है। तो ऐसे क्रूशल वक्त पे सरकार उसको वापस लेती, इस बात की तो खैर आशंका थी ही नहीं, लेकिन उसको लेके एक अननेसेसरली विवाद जरूर क्रिएट किया गया। उसको सरकार ने आज उस पर विराम लगा दिया। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन की मांग करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर आई। मोदी सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना पर पानी फेर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस लागू किया गया। प्रवीण सर, पुरानी पेंशन की योजना पर तो पानी फिर गया सर, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी बड़ा क्रूशियल टाइम था, इलेक्शन का समय था, इस समय ऐसा ऐलान करना कि हाँ भाई ओपीएस नहीं लाएंगे, तो ये कैसे देखें सर, इसका कैलकुलेटेड रिस्क? नहीं, ये देखिए अब ये पक्की बात हो गई है। पहली बात, इस जो वित्त मंत्री का जो सदन में संसद में बयान है, उससे 2-3 चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं। पहली चीज़ ये कि ये अब साफ हो गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम का आना अब बिल्कुल नामुमकिन है, आएगी नहीं। दूसरी बात, सरकार का
इस बात को लेके ये पहला बयान है और मुझे लगता है कि ये आखिरी बयान भी। अब आप इस मामले को आप दी एंड मान लीजिए। जो भी उम्मीदें थी कि पुरानी पेंशन स्कीम शायद आ सकती है, वो उस पे सरकार ने अब एक पूर्ण विराम लगा दिया है। जी। कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए एक बड़ा झटका है जो लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी साफ तौर पर हो गई। सरकार ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है और सरकार के लिए मजबूरी भी थी कि इसको साफ तौर पर करे, क्योंकि हमने ये देखा कि 30 सितंबर की डेडलाइन अब 1-1.5 महीना दूर रह गई है। इस बीच में ही जिन लोगों को यूपीएस चुनना है उनको चुनना होगा। सरकार ने लगातार यूपीएस में अपना जो रुख है उसको फ्लेक्सिबल किया, लचीला किया और उसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड किए, जिस तरह से वो उसको एक तरह से ओपीएस के आसपास ले जाने की कोशिश की गई। लेकिन सरकार पूरी तरह से यूपीएस जिसको लाई है, और सरकार ने आज वित्त मंत्री ने कहा भी कि इसकी जो सिफारिशें हैं यूपीएस को, इसको एक एक्सपर्ट कमेटी ने, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिशें दी हैं, उसके आधार पे यूपीएस को तैयार किया गया है, जिसमें एनपीएस के भी गुण हैं, जिसमें ओपीएस के भी। सर, एक्सपर्ट ग्रुप ने तैयार तो किया है, लेकिन आंकड़े तो आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि 30 लाख से अधिक अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो 1% से भी कम, यानी 31,000 कुछ लोगों ने यूपीएस को ऑप्ट किया आउट ऑफ द एनपीएस। तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं सर? ये आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि यूपीएस फेल होती हुई नज़र आ रही है अब, लेकिन सरकार किसी को ओपीएस का विकल्प नहीं देना चाहती, या ये कहिए कि एनपीएस को छोड़ दें और यूपीएस को ख़त्म करके ओपीएस ले आए और एक एनपीएस रहे, एक ओपीएस रहे। एनपीएस बाकी सारे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, और ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी। तो वो सरकार लेकर आने के बिल्कुल मूड में नहीं है। साफ तौर पे सरकार ने इस बात को बता दिया है कि जो खजाने पे बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बैठने वाला है इसकी वजह से, जी, ओपीएस की वजह से। और पहले भी इसी वजह से ओपीएस को हटाया गया 1 जनवरी 2004 से, जी, ताकि जो सरकारी खजाने की जो खस्ता हाल स्थिति थी उससे उसको निकाला जा सके। प्रवीण सर, कुछ राज्यों ने इसको चुनावी हथकंडे के रूप में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। कई राज्यों ने इसको अमली जामा पहनाने की भी कोशिश की, कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, अगर मैं सरकार में आता हूं तो मैं आपको ओपीएस की सुविधा देता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन वो दे गए, ओपीएस आया भी सर उन राज्यों में, लेकिन उसके बाद ही अगर उनकी इकोनॉमिक्स को अगर आप देखें, उनके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप डिकोड करें, बहुत जर्जर स्थिति हो गई थी स्टेट की। तो ये तो जब जाहिर बात है, सरकार को ये दिख रहा है राज्यों की हालत ख़राब हुई, चाहे हिमाचल हो या और 1-2 जो है, तो जब राज्यों की हालत ख़राब है तो केंद्र सरकार पर इसका हैवी जो बर्डन है। और ऐसे वक्त पर ख़ास तौर पे जब सरकार अलग अलग तरह से खजाने को मजबूत रखने, और ख़ास तौर पे आप समझिए कि जिस तरह की अनिश्चितता ग्लोबल लेवल पर है, उसमें सरकार के लिए अपने खजाने को, क्योंकि आपको कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना पड़े, केपेक्स पे खर्च करना पड़े, बाकी लोगों को सहूलियत देने पे खर्च करनी पड़े, उसलिए सरकार को अपने खजाने को भी बचाना ज़रूरी है। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि फिस्कल, मान लीजिए आप केपेक्स के लिए पैसा लाएं या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं और उसके लिए आप इंटरनेशनल एजेंसी से फ़ंड ले लें, फिर आपको उस पर इंटरेस्ट आउटगो या ब्याज की देनदारी बनती है। वो फिर आपका पूरा का पूरा जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पूरा पाथ है, रास्ता है, या फिस्कल जो आपका डेफिसिट का जो पूरा गेम है सरकार का, जिसमें कंट्रोल किया सरकार ने, वहाँ आपका खेल ख़राब कर देता है। तो सरकार बिना बाहर का अननेसेसरी कर्ज लिए हुए अपने खजाने को मजबूत रखना चाहती है। और इस बात में सरकार की, आप समझिए कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से 6.5% के आसपास से फिस्कल डेफिसिट को सरकार कम करके 4.8% पर और 4.5% के नीचे लेके जाने के बाद है सरकार की, वो जो पूरा का पूरा गणित है वो गड़बड़ा जाता। सरकार उसमें रिस्क लेना नहीं चाहती। चलिए सर, वित्त मंत्री के बयान पर जो कर्मचारी संगठनों का जो रिएक्शन है वो भी आता हुआ दिख रहा है सर, उसको भी कोट करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर 30 साल 35 साल सेवा करने के बाद कर्मचारियों को किस हाल में छोड़ दिया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद आदमी रिटायरमेंट के बाद 1000-1200 रुपये की पेंशन पर जीना पड़ता है, ये मजबूरी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सांसदों को पेंशन क्यों दिया जा रहा है, एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 पेंशन उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी उनका रोष है। फिर कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी OROP के आधार पर पेंशन की गारंटी आपने दी, तो क्या वो आपका तर्कसंगत था वो कदम? हाँ, नहीं, अब उसमें देखिए जजेस की एक तो तादाद कम है,
लेकिन उससे अलग एक सवाल है मेरा, ये सारे तर्क वाजिब हैं, जायज़ हैं, फिर अगर सरकारी कर्मचारियों को पक्की पेंशन मिलनी चाहिए तो फिर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पक्की पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर सांसदों को पेंशन मिलती है तो फिर सरकारी कर्मचारी उसी आधार पर मांग रहे, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी या जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनको सुनिश्चित पेंशन का इंतजाम नहीं किया जाना चाहिए? क्या कल को देश में इस बात की मांग नहीं उठेगी कि साहब आप सरकारी कर्मचारी क्या बहुत ज़्यादा काम करते हैं? क्या उनका वर्कलोड और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का वर्कलोड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है? क्या सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरीज़ हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके एट पार या उससे ऊपर नहीं है? अगर आप 7वें वेतन आयोग को देख लीजिए और अब 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज ज़्यादा होंगी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मुकाबले। उसके बाद आपको फिर एक नौकरी की गारंटी है, आपकी सरकारी क्षेत्र में गए आपकी नौकरी की गारंटी, प्राइवेट सेक्टर में कोई गारंटी नहीं है जी। तो वल्नरेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है, वहाँ क्या आपको पेंशन के इंतजाम नहीं करने चाहिए? क्या सरकार को अपना खजाना केवल सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खोलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं खोलना चाहिए? क्या उनके परिवार नहीं हैं, केवल सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के ही परिवार हैं? सरकार फिर भी यूपीएस के तहत आपको 50%, 25 साल की अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 50% एश्योर्ड पेंशन दे रही है, आपकी फैमिली को भी पेंशन दे रही है, उसके बाद 60% दे रही है। तो ये जो बात कहना कि साहब जजों को मिल रही है या सांसदों को मिल रही है तो इसलिए हमें पुरानी पेंशन आप कर दीजिए, सरकार को दरअसल प्रूडेंटली देखना होगा कि उसके खजाने की स्थिति क्या है, क्या सरकार वाकई दे पाने की स्थिति में है, और अगर दे पाने की स्थिति में है तब भी क्या सरकार को देना चाहिए? क्या जो पैसा आप पेंशन और सैलरी पे खर्च कर रहे हैं, क्या वो देश के में स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेज, ताकि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाए, अस्पताल, इनको बनाने पे वो पैसा नहीं खर्च होना चाहिए? तो सवाल बहुत सारे हैं। सरकार जाहिर तौर पे ज़्यादा समझदार है, सरकार को इन तमाम चीज़ों का पता है। सरकार एक बैलेंस स्टैब्लिश करना चाहती है यूपीएस के जरिए और 8वें वेतन आयोग के जरिए। सरकार ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि देश के जो 27-28 लाख जो कर्मचारी हैं, मान लीजिए जो एनपीएस में है, और फिर 1.25 करोड़ के आसपास कर्मचारी जो 8वें वेतन आयोग और पेंशन दोनों से लाभान्वित होंगे, उनको किसी तरह से खुश भी किया जाए और खजाने को भी बचाया जाए। विशाल, अब सर आपने 8वें वेतन आयोग का राग छेड़ दिया तो उससे भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं सर, व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट? टीओआर पर क्या स्थिति है? कहा जा रहा है कि 7-8 महीने हो गए ऐलान किए हुए, अभी तक कोई फर्दर अपडेट नहीं उसमें तो अभी कोई ऐसी अपडेट है नहीं। जो लास्ट अपडेट जो सदन में दी थी राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने, उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने, उनका ही बयान है कि हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं राज्यों के और बाकी जगहों से, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तमाम बिल्कुल, तो वो लेके उसके बाद उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग के गठन वगैरह की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। उसके अभी और देर होगा सर? अब उसमें देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर केवल कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जरूर है, एम्बिट कैपिटल की और एक कोटक की रिपोर्ट है, जिसमें 35% का, जिसमें हाँ एम्बिट कह रही है 35% का इजाफा होगा, कोटक कह रहा है कि उतनी उम्मीद मत रखिए, 14%, 10 से 14%। हाँ, लेकिन वो एक बात और भी कह रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पे बर्डन भी बढ़ेगा। 2.5 लाख से 3.4 लाख करोड़ का सरकारी खजाने पर सालाना का बर्डन बढ़ने वाला है। ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सवाल भी असल में देखिए 8वां वेतन आयोग हो या ओपीएस हो जी, सवाल बहुत सारे आम जनता के हिसाब से भी हैं। क्या आप 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन के जरिए देश में फिर से सरकारी नौकरियों को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देश का बड़ा तबका अगर सरकारी नौकरी की तरफ जाता है तो क्या आप इतने लोगों को नौकरी दे पाने की हैसियत में हैं? जब सरकारी जॉब्स इतनी अट्रैक्टिव हो जाएंगी और उनके साथ अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर तकरीबन 0 है, तब जी आप कैसे डिस्करेज करेंगे लोगों को कि वो सरकारी नौकरी के लिए ना आए? एक भीड़ के तौर पे लोग तैयारी करते हैं, उसमें से 0.1% लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी पूरा का पूरी आबादी अनस्किल्ड तौर पे फिर बाकी की जिंदगी रोजमर्रा की जद्दोजहद में काटती है। तो सवाल बहुत सारे हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट ने एक वक्त पे कोशिश की जी कि सरकारी नौकरियों में आने को डिस्करेज किया जाए जी, तभी तो रिक्त पदों की जो संख्या है उसको भी कम किया गया। बिल्कुल, लेकिन फिर विपक्ष का दबाव बना जी, सैलरी को लेके, पेंशन को लेके, नौकरियों को लेके, बोले ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती।
अब सरकार को मजबूरी में फिर नियुक्ति पत्र बांटने पड़े, फिर ये नौकरी ले लो, वो नौकरी ले लो। कुल मिला के हालात वही बैक टू स्क्वायर वन पे आप आ गए हैं। खैर, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये बहस भी फिर बहुत लंबी है, अंतहीन है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले कार शोरूम में रौनक लौट आई। मारुति से लेकर हुंडई, टाटा से लेकर महिंद्रा, सभी कंपनियां पुराने स्टॉक को निकालने और कस्टमर्स को लुभाने के लिए 40,000 रुपए से लेकर लाख 1.5 लाख तक की जो है छूट दे रही। प्रवीण सर, क्यों मिल रही है इतनी छूट? और लगातार हम लोग जो है ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई खबरों को कवर कर रहे हैं, इसकी समस्याओं से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। व्यूवर्स को भी कहा जा रहा है कि स्टॉक पाइलअप है, इन्वेंट्रीज ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री है कि 52,000 करोड़ के आसपास की कारें जो है अब या तो वो गोडाउन में पड़ी हुई या डीलरशिप में पड़ी, अनसोल्ड है सर। और फिर अब ये कहना कि छूट मिल रही है, लोगों के पास कंजम्पशन वाली जो कहानी हम लोग करते रहते हैं कि कंजम्पशन को लेकर समस्या है, लोगों की वेज ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, फिर वैसे में सर इस खबर को कैसे डील करें? नहीं, देखिए, कार कंपनियों की आफत जो है वो आम आदमी के लिए राहत बन गई है। अच्छा, इसको अगर समराइज करें अगर हम इस बात को, तो ऑटो सेक्टर की आफत आम आदमी के लिए राहत, या कहें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक सौगात के तरह से जी नज़र आ रही, दिखाई दे रही है। और पिछले साल इस वक्त जिस तरह के डिस्काउंट थे, तब भी डिस्ट्रेस के फॉर्म में दिख रहा था ऑटो सेक्टर, वैसे ही डिस्काउंट आज भी इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको अलग अलग तरह की कारों पे मिल रहा है जी। अब जो बात आपने कही कि साहब जो इन्वेंट्री लेवल हैं वो लगातार हाई बने हुए हैं, वो बात अभी भी सत्य है। कार कंपनियों के या डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है, वो स्टॉक बड़ा लंबा चौड़ा स्टॉक पाइलअप उनके पास हो रखा, उसको किसी न किसी तरीके से निकालने की मुश्किल इन डीलर्स के पास है जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा मौका है जो अब से लेके और अब आप समझिए कि दिवाली के बाद तक का मौका ऐसा है जहाँ पे कि आप अपनी फेस्टिवल सीजन की अगर बात करूँ तो 1/4 लगभग 25% सेल्स पूरे साल की वो केवल इसी 2-3 महीने में आ जाती है, 1.5-2 महीने में जी। तो जितने डीलर हैं और कार कंपनियां वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से पुराना स्टॉक किसी भी तरह से उसको निकाल कर वो किया जाए ताकि सेल्स भी हो सके। डीलरों का भी देखिए, डीलर केवल और केवल प्लेन उस पर काम नहीं करते जी। किसी डीलर के पास अगर 50 गाड़ियों का स्टॉक है या 30 गाड़ियों का स्टॉक है तो उस गाड़ियों के स्टॉक का लंबा चौड़ा हिस्सा जो है वो फाइनेंस के जरिए आता उनका जी। आपने बैंक से फाइनेंस लिया, उससे गाड़ियां अपने पास स्टॉक पाइलअप किया और फिर आप उसको बेच रहे हैं। अब जो बैंक से पैसा लिया उसका ब्याज भी आपको देना है, और ऐसे टाइम पे अगर आपका टर्न अराउंड टाइम अगर 55-60 दिन का है किसी गाड़ी को निकालने का, तो उतने वक्त का ब्याज आपको उस गाड़ी पे देना पड़ रहा है। ओके। अब जो गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, अब आप उस पर क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि यार ब्याज देने से अच्छा ये गाड़ी सस्ते में चली जाए। एग्जैक्टली सर। सो दिस इज हाउ, मतलब पूरा ऑटो बड़ा अच्छा सेक्टर। गणित समझा दिया सर, और मेरे पास रिपोर्ट भी है। टाटा टियागो पर सर कहा जा रहा है कि 55,000 रुपए तक का बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा पंच पर कर रहा है 85,000। टाटा हैरियर और सफारी पर भी कहा जा रहा है कि 80 से 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। टाटा कर्व की बात की जाए तो उसमें भी कहा जा रहा है कि 30,000 के आसपास का उसमें भी अच्छा खासा आपको छूट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और इसमें एक पेच है सर, इलेक्ट्रिक कारों पर भी सर हम आपसे समझना चाहेंगे, उस पर भी भर भर के डिस्काउंट्स मिले। 10 लाख रुपए तक का छूट मिलता हुआ नजर आ रहा है सर। महिंद्रा XUV 400 की बात की जाए तो 3 लाख रुपए तक। किया EV6 पर कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है आपको। और फिर MG ZS EV मॉडल है, उसमें 2.5 लाख की छूट मिल रही है सर। तो ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ईवीज पर इतना छूट क्यों मिल रहा है? ईवीज उस रफ्तार से ईवीज की ग्रोथ हो नहीं रही देश में। ईवी 2 व्हीलर तो की तो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ रही है, 4 व्हीलर भी हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत मिनिमम ग्रोथ है जी। एक आंकड़ा है सर, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। फाडा की आंकड़ा है 2024-25 का आंकड़ा है, उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जो है सालाना आधार पर केवल 17.64% बढ़ी है, और वो बढ़कर 1,07,645 के आसपास पहुंची है, जिसको ये कोट करते हुए नजर आ रहे हैं मारुति सुजुकी की तरफ से एक बयान आ रहा है। कहा जा रहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से इलेक्ट्रिक कारें अभी भी परिवारों की पहली पसंद नहीं बनी है। तो बिल्कुल सही बात है ये। मुझे भी अगर गाड़ी अभी लेनी हो दूसरी, और मान लीजिए मेरी कैपेसिटी सिर्फ एक गाड़ी को रखने की है, तो अगर मेरी 300-400 किलोमीटर की अगर कहीं जर्नी है, शाम में अगर मैं जाना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या मेरे दिमाग में एक उलझन हमेशा इस बात की रहेगी कि मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ डेस्टिनेशन, वहाँ ये गाड़ी पहुँचा देगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये दिक्कत सब
सारे कस्टमर्स के साथ है। ये एक सेकेंडरी कार के तौर पर तो लोग ईवी को देख रहे हैं कि साहब सिटी मोबिलिटी में आप इसको यूज़ कीजिए, लॉन्ग अगर आपको रेंज में जाना है तो आप अपनी गाड़ी उठाएंगे आईसी वाली, पेट्रोल डीजल वाली, और उससे जाएंगे जी। तो ये अमीरों के लिए तो ठीक बात हो गई, एक नॉर्मल फैमिली के लिए थोड़ा सा इसमें मुश्किल वाली बात है। और यही वजह है कि जो ईवी की सेल्स है वो डाउन है, और उसी वजह से यहाँ पे भी डिस्काउंट्स की बारिश चल रही है जी। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी महंगे हैं, तो उन पे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख का जो डिस्काउंट मिल भी रहा है को वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उस पे ऑलरेडी कंपनियां प्रीमियम वसूल रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। बाकी अगर आपके पेट्रोल और डीजल व्हीकल की बात कर लीजिए तो वहाँ फिर वही बात है कि इन्वेंट्री लेवल्स हाई हैं, लोग गाड़ियाँ खरीद नहीं रहे, चाहे आप जून का डेटा उठा लीजिए चाहे उससे पहले के डेटा आप उठा लीजिए, गाड़ियाँ दरअसल बिक पा नहीं रही हैं इस देश में। और इसीलिए चाहे छोटी सेडान हो, टियागो, टाइगर जैसी छोटी सेडान हैचबैक हो, या फिर आप चले जाइए हैरियर, XUV 700 जैसी गाड़ियों पे, बड़ी SUVs पे, सब पे डिस्काउंट्स का ढेर लगा हुआ है। किसी भी तरह से गाड़ियों को बेचने की कोशिश की जा रही है। जो एक बात आ रही थी ना कि SUVs खूब बिक रही हैं, अब असल में उनमें भी एक स्लगिशनेस दिखाई दे रही है उनकी सेल्स में जी। अब एक अंतिम सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, इस कहानी को मैं जोड़ रहा हूँ RBI की MPC से। कहा गया कि लगातार जो है जिस तरह से ब्याज दरों में कटौती हुई, और अभी जो आप देखिए पर्सनल होम लोन का बात कीजिए या जिस तरह से कार लोन्स की बात की जाए, वो अभी एकदम अच्छी खासी रेट्स पे, मतलब डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रही है, 6-7%, 8% के आसपास में अगर लोन लेना है, हाउसिंग लोन, वो मिल जा रहा है, और कार लोन भी आपको 8 से 9% के आसपास मिल रहा है। अगर ऐसे में अगर कोई लोग प्लान कर रहे हो कि हाँ भाई चलिए अभी सस्ता मिल रहा है तो ले लें, तो क्या ये फ़ायदेमंद सौदा होगा या वेट एंड वॉच करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर जिनको ज़रूरत है, जिसको ख़रीदना है, जो वेट कर रहा था, वो ले सकते हैं गाड़ियाँ। इंटरेस्ट रेट वाकई में कम है, लोअर साइकिल पे हैं, अपने फैसला कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई RBI के जो रेट कट है उससे सेल्स निकलेगी? देखो, सवाल इस बात का है जी। उसमें दिक्कत इस चीज़ की है कि वैसे देश की इकोनॉमी रेजिलिएंट है, सारी चीज़ें सही चल रही, चाहे आप आंकड़े उठा लीजिए GST वगैरह के जी। लेकिन जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो लोगों को कोई भी बड़ी परचेज करने के फैसला लेने से रोक रही है। एग्जैक्टली सर। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं खास तौर पे, या मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट यूनिट में काम कर रहा है या कोई कार कंपनी में ही काम कर रहा है, उसके सामने इस बात का बड़ा संकट है कि आने वाले 5-6 महीने में सिनेरियो क्या रहने वाला है जी। और इसीलिए लोग अपने बड़े जो परचेजिंग के फैसले, चाहे कार हो चाहे घर हो, उनकी सेल्स अभी भी इसी वजह से नहीं निकल रही, क्योंकि लोग रुके हुए हैं, लोग अपना पैसा होल्ड करके बैठे हैं कि एक बार भले ब्याज दरें कम हो गई, लोगों में वैसा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा खरीदारी को लेके। लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार ये पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में पिक्चर क्लियर हो, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। लोगों की नौकरी बची है या नहीं बची, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सर, एक लास्ट सवाल, ग्लोबल अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ आपने मामला उठाया, तो कब तक ये पिक्चर क्लियर हो पाएगा सर? इंडिया US ट्रेड डील को लेकर जो कहा जा रहा है कि हर दिन एक नया बयान आ रहा है और हर दिन जो अनसर्टेनिटी का जो लेवल है वो अपने दम चरम पर जाता हुआ दिख रहा है। अब दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते भी हैं वो भी थोड़े डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड सर? नहीं, देखिए, वो तो ट्रम्प तो मना कर चुके हैं कि हम अब कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अब भारत भी कह दिया है कि हम भी आप पे 50% का टैरिफ लगाएंगे। कुछ चुनिंदा भारत भी अपने रिटेलिएटरी एक्शंस को लेके सोच रहा है। क्या भारत कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी कदम बहुत नपे तुले अंदाज में भारत लेने वाला है या लेगा। एक चीज़ साफ है जो बार बार सरकार कह रही है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब सारी उम्मीद टिकी हुई है रूस की, यूक्रेन की और अमेरिका की जो एक बातचीत होगी, बेसिकली बातचीत प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच होने वाली अलास्का में 15 तारीख को। क्या इस मुलाकात के बाद एक सीज फायर होगा या जंग रुक जाएगी रूस और यूक्रेन की, ये एक सवाल है। और उसको लेके जेलेंस्की साफ मना कर चुके हैं। जेलेंस्की कह चुके हैं कि कोई भी फैसला जंग रोकने या जंग जारी रखने का या सीज फायर या पीस का कोई भी फैसला यूक्रेन की बिना सहमति के या यूक्रेन को शामिल किए बगैर नहीं हो सकता। ओके। अब जो दोनों देशों के बीच की जो बातचीत है रूस और अमेरिका की, वो दो देश में बाइलेटरल टॉक्स हैं, उसमें तीसरी पार्टी नहीं है, यूक्रेन पार्टी नहीं है। उनको कहा गया लेकिन अभी वो उसमें शामिल नहीं हो रहे। तो बिना यूक्रेन के शामिल हुए क्या ये पीस डील हो पाएगी?
अगर पीस डील हो गई, मान लीजिए रूस तैयार होगा कि ठीक है यूक्रेन में ऑफेंसिव खत्म बंद, उस केस में पूरा सिनेरियो बदल सकता। उस केस में फिर भारत पे से टैरिफ भी हट सकते हैं, क्योंकि अमेरिका रूस से सैंक्शन हटा देगा, यूरोपियन यूनियन रूस से सैंक्शन हटा देगी। तो फिर भारत रूस से फिर से ऑयल या दूसरे जो परचेज हैं वो कर सकता है, और जो टैरिफ भारत पर रूस के साथ डील करने, रूस के साथ ऑयल खरीदने को लेकर लगाए गए थे, वो भी हटाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो हालात वहां जाके सुधरेंगे। सारी उम्मीदें इस वक्त या सारी नजरें इस वक्त वहां टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।